3 दिन के अंदर इनकम टैक्स का रिफंड ओल्ड टैक्स स्लैब में जाऊं या न्यू टैक्स स्लैब में, एचआरए की एग्जम्पशन अगर आईटीआर में लेनी है तो कैसे लेनी है, अगर 2 फॉर्म 16 है तो मुझे क्या करना है, अगर मेरा टीडीएस 26 एस में नहीं दिख रहा तो मैं इन चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करूंगा, आज की वीडियो में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन आपको बताने वाला हूं। आईटीआर 1 के प्रोसेस में दोस्तों सबसे पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। आईटीआर 1 के लिए बताऊंगा क्या क्या है, फिर आप उसको आईटीआर 1 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन करने के बाद दोस्तों आपने आईटीआर फाइल कर दी है, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट आ गई है, उसके बाद आपको आधार बेस पे ई वेरिफिकेशन करना है। उसके नीचे लिखा हुआ आता है कि आपने आईटीआर को वेरीफाई कर दिया है और आपने सीपीसी बैंगलोर भेजने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपकी मेल पे आती है एक इंटीमेशन जिसे बोलते हैं अंडर सेक्शन 143(1). इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो आईटीआर आपने भरी है और डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपका 26 एस जो है, आपका फॉर्म 16 जो है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, उसके बेस पे डिमांड या रिफंड निकाल देगा। जब डिमांड या रिफंड आ जाएगी आप अपने पार्ट पे उसे चेक करेंगे क्या वो डिमांड सही है, अगर डिमांड सही है तो वो पे कर देंगे। अगर रिफंड आना था, रिफंड के बदले डिमांड आ गई है, तो ऐसी कौन कौन सी वजह है दोनों कंपेरिजन में जो मुझे ठीक करना है। ओवरऑल प्रोसेस यही है, जब आपके पास इंटीमेशन आ जाती है आपका टास्क खत्म हो जाता है। अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए दोस्तों इसके लिए। आईटीआर 1 आप सोचते हो कि बड़ा आसान है आईटीआर 1 को फाइल करना, लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता कि किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके पास रिफंड जो है 3 से 4 दिन में आ जाए और साथ में कभी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। बहुत लोग गलती करते हैं सैलरी वाले, इन चीजों का ध्यान रखना है आज की वीडियो में। सैलरी वालों के लिए है, आईटीआर 1 की बात कर रहा हूं तो सैलरी इनकम है, लेकिन सिर्फ एक एम्प्लॉय की सैलरी है, तो अगर 2 एम्प्लॉय से सैलरी आ रही है तो आप आईटीआर 1 नहीं भर पाओगे, फिर आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट का सेविंग बैंक है, एफडी का है, फैमिली पेंशन है, तो भी आईटीआर 1 है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है सिर्फ एक घर से, तो उसमें भर पाओगे। अगर आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है दोनों से अलग अलग, तो आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रॉपर उनका एड्रेस, उसका नाम, सबका नाम चाहता है कि किससे आप रेंट चार्ज कर रहे हो। अगर आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आपको आईटीआर 1 भरना पड़ेगा। लॉस से मतलब है जो आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर आपका म्यूचुअल फंड का शेयर की इनकम है, जो सैलरी वाले बहुत लोग गलती करते हैं, म्यूचुअल फंड से इनकम तो है लेकिन उसे कभी दिखाते ही नहीं है, कहते हैं यार लॉस हो गया या थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। सैलरी वाले बहुत गलती करते हैं। अगर आप सैलरी वाले हैं और आपकी थोड़ी बहुत भी शेयर से इनकम हुई है, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, आपको ये फॉर्म नहीं बनना है, आपको दूसरा फॉर्म बनना है और वो शेयर की ट्रांजेक्शन जरूर दिखानी है। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक की है तो ही आप आईटीआर 1 भर पाओगे, वरना आपको आईटीआर 2 में जाना पड़ेगा। 50 लाख से ऊपर की इनकम में वो आपकी ज्वेलरी, आपकी एलआईसी, आपका बैंक बैलेंस, आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल, यानी कि छोटा सा आपकी बैलेंस शीट को मांगता है, पता करना चाहता है कि भैया ये कितना वर्थी आदमी है। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो भी आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते हो। यानी कि मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, मैं उसमें डायरेक्टर भी हूँ, शेयर होल्डर भी हूँ, या सिर्फ एक डायरेक्टर हूँ, या एक दोस्त था उसने मुझे अप्रोच करा कि आप कुछ महीनों के लिए डायरेक्टर बन जा, डायरेक्टर बन गया, उस केस में आप आईटीआर 1 नहीं भर सकते, आप भरेंगे आईटीआर 3। उसके अंदर आपकी कंपनी का नाम, उसका पैन नंबर, कितने आपके पास शेयर हैं, आपका डिन नंबर सब जाता है। ये इसलिए है कि जहां पे भी कंपनी का असेसमेंट होगा, कंपनी का रिकॉर्ड होगा, आपका रिकॉर्ड भी वही जाएगा, तब आप आईटीआर 1 नहीं भर पाओगे। मान लीजिए मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ, सिर्फ डायरेक्टर, और वहां से मेरे पास सैलरी आती है 1 लाख रुपए महीना, तो 12 लाख रुपए की सैलरी का मैं फॉर्म भरूंगा आईटीआर 3 उसका नाम के साथ, फिर मैं आईटीआर 1 नहीं भर पाऊंगा। अगर आपकी इनकम एग्जाम्पल है 5 लाख तक, 5,000 तक, तो ही आप आईटीआर 1 भर पाओगे। आपको लगता है डिविडेंड इनकम हुई है 50,000 रुपए की, तो फिर ये फॉर्म काम नहीं करेगा। इन पॉइंटों का ध्यान रखना है। कुछ और पॉइंट भी हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ उसके अंदर। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, मुझे समझ में आ गया कि आईटीआर 1 मेरे लिए परफेक्ट है, मैं आईटीआर 1 ही भरूंगा। तो अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले दोस्तों मैं रखूंगा अपना फॉर्म 16, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखना। कितने लोग गलती कर देते हैं, कहते हैं फॉर्म 16 भी आया नहीं है या मुझे मिलना नहीं था। सर एक काम करिए, 26 इसमें आ रहा है वो भर दीजिए, या मेरी 50,000 रुपए की इनकम है, 6 लाख का बनता है, कभी भी गलती नहीं करनी है। आपने फॉर्म 16 मांगना है, अगर ऑनलाइन आ रहा है तो ऑनलाइन बढ़िया मांग लीजिए, अगर ऑनलाइन नहीं है तो कम से कम अपने एम्प्लॉयर से एक मैन्युअल फॉर्म 16 साइन के साथ मंगा लीजिए। भविष्य में बहुत काम आएगा, जब लोन लेने जाओगे तब भी काम आएगा। कुछ भी काम करना है फॉर्म 16 एज ए प्रूफ बहुत जरूरी है, मैनुअल मांग लीजिए। फॉर्म 16 आपके हाथ में आ गया। अब आपने काम चेक करना है अपनी सैलरी इनकम, भाई उसमें चेक कर लीजिए ना फॉर्म 16 में कि मेरी सैलरी इनकम ठीक आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे आइडिया है कि भैया मेरी 83,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है, तो मेरी 12 महीने की बननी चाहिए, तो क्या वाकई में फॉर्म 16 में आ रही है, कुछ उसमें गलती तो नहीं है।
क्या जो डिडक्शन है 80C की मैंने 1.5 लाख की दी थी, एनपीएस 50,000 का दिया था, क्या वो सब फॉर्म 16 में आ रहा है या नहीं? कहीं मुझे एडिशनल क्लेम तो नहीं करना? कहीं मैंने डिक्लेरेशन तो दी थी लेकिन फॉर्म 16 में लेट हो गया था या गलती से उसने नहीं ली, उस फॉर्म 16 को वेरीफाई करना है। कितने सारे फॉर्म 16 हमारे पास आते हैं, हम जब डिस्कशन करते हैं कि सर ये ठीक है ये ठीक है, वो कहता अरे ये तो भूल गया मैं, इसमें लिया नहीं उसने, या बड़े गंदे आदमी है पता नहीं क्यों नहीं ले लिया, नुकसान हो गया तो मेरा टैक्स कट गया, हायत दी जाए, ये सब होता है। तो आपको ध्यान रखना है। एटीडी का हो गया, एचआरए, बहुत सारे केसों में दोस्तों एचआरए आप सबमिट करते हैं, वो लोग एचआरए नहीं लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि एचआरए लिया है नहीं। अगर लिया है तो क्या उसने सही कैलकुलेशन करी है एचआरए की? कुछ भी डिपेंड नहीं रहना एम्प्लॉयर पे, अपनी सेल्फ वर्किंग करनी है। छोटे से काम से 50-50, 60-60 हजार रुपए के रिफंड बन जाते हैं जब हम वर्किंग करते हैं। एग्जाम्पशन आपने कर ली, सेल्फ करनी है, खुद करनी है। एक आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दोस्तों, बहुत केसों के अंदर लोग होम लोन का जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है उसका बेनिफिट नहीं लेते हैं, तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट करिए और उनसे इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मांगिए जिसमें लिखा होता है कि आपने पूरे साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और कितना इंटरेस्ट अमाउंट दिया है। इंटरेस्ट अमाउंट मेरा सैलरी में से माइनस होता है और जो 80C में मिलता है वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है। एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है पूरा, होम लोन का इंटरेस्ट जो है वैसे कैसे उसका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है। कितने लोग स्पेशली सैलरी वालों के केस आते हैं, उनका सेविंग अकाउंट में पैसा आया हुआ होता है इंटरेस्ट का 15-15, 20-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार। पिछले साल जितने भी इंडिया में थे जिन्होंने अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं दिखाया उनके पास नोटिस गया है, सबके पास नोटिस गया है, सबने बाद में टैक्स जमा कराया है। मेरे जितने भी एम्प्लॉय थे किसी के पास भी नहीं आया, क्योंकि मैं इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, उनकी बैंक स्टेटमेंट में उनका सेविंग इंटरेस्ट पूछता हूँ। साथ में एफडी का इंटरेस्ट 26 ईयर्स में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। कई बार हम लोग क्या करते हैं 15G या 15H जमा कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा टीडीएस नहीं करता। टीडीएस नहीं करता तो कई बार वो 26 AS में दिखाता भी नहीं है, तो कम से कम आप उसे बता दीजिए। लेकिन आपका टीडीएस कट रहा है, डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपका एफडीआर का कुछ भी इंटरेस्ट है तो अपने सीए को जरूर बता दीजिए, छुपाने की जरूरत नहीं है। अब छुपा छिपी का खेल खत्म हो चुका है। और दोस्तों कैश डिपॉजिट की जो मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपको लगता है कि यार मैंने थोड़ा फ्रीलांसर काम किया था, मेरे पास कैश आया है, कौन देखेगा कौन पकड़ेगा, इस सोच को भी निकाल दीजिए। उस कैश डिपॉजिट को अपनी अदर इनकम में दिखा के आप उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। थोड़ा वो टैक्स बनेगा लेकिन वो जेन्युइन हो जाएगी और आप चैन की नींद ले पाओगे। जब आप इन कागजों को इकट्ठे कर लेते हो कि भैया मैंने कागज इकट्ठे कर लिए हैं, फिर आप अपने दोस्तों ITR 1 भरेंगे। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज की वीडियो में ITR 1 में किन किन बातों को ध्यान रखना आपने वो बताई है। इसके बाद एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें मैंने बताया है ITR 1 कैसे भर सकते हैं आप खुद। इन बातों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके पास कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, और छोटे छोटे पॉइंटों का ध्यान रखिए और आप इन चीजों में कभी नहीं फंसेंगे। जब आप ITR भरेंगे दोस्तों, एक तो अपना अपडेटेड एड्रेस चेक कर लीजिएगा। क्या होता है पुराना एड्रेस चले आ रहा है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने जॉब इस बार यहाँ चेंज कर लिया है, घर यहाँ चेंज कर लिया है, तो जब भी आप ITR भरें तो चेक कर लीजिए कि मेरा अपडेटेड एड्रेस क्या है। जब भी मैं किसी का एड्रेस भरता हूँ हर साल उससे पूछता हूँ कि सर आपका एड्रेस ये वाला ये चाहेगा, कहता हाँ जी। मैं पूछता हूँ सर आपका मोबाइल नंबर ये चलेगा, ईमेल आईडी ये चलेगी, वो कहता हाँ जी। क्या आपका बैंक अकाउंट ये चलेगा, वो कहता हाँ जी। 5-6 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ ताकि कोई गलती ना हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ हमें स्मार्ट वर्क करना है। जनरल काम तो हर कोई करेगा, हर कोई सोचेगा पिछली बार तो भरी थी इस बार भर देते हैं, और होता क्या है हम 200-300 रुपये में ITR भरवाते हैं, तो इतनी मेहनत करेगा कौन? ये मेहनत आपको खुद करनी है। एक आपने दोस्तों चेक करना है जब ITR भरते हैं, मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं ओल्ड स्लैब में जाऊं या न्यू स्लैब में, ओल्ड या न्यू स्लैब में जाऊं। मेरा फॉर्म 16 न्यू के हिसाब से आ गया, मैंने उससे डिक्लेरेशन दे दी न्यू के हिसाब से। आज मैं चाहता हूं मैं ओल्ड में जाऊं, कर सकते हो, पूरा चॉइस है आपके पास। ऑप्शन था फॉर्म 16 में ओल्ड में जाने का, आपने ओल्ड चॉइस कर लिया। ITR भरते वक्त आप चाहते हो कि यार मैं नए में जाऊं, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप एक पहले वर्किंग कर लीजिए कि हाँ भाई ओल्ड में फायदा है या नए में। उसके बाद दोस्तों 26 से ड्यू चेक कर लीजिए। सबसे बड़ा और धमाकेदार ये चीज है आज की वीडियो में कि भैया आपने 26 चेक करना है कि मेरी इनकम ठीक आ रही है और TD ठीक आ रहा है ताकि आपका रिफंड आ जाए। अगर आपका 26 ठीक है, यकीन मानिए 3 दिन के अंदर सैलरी के रिफंड आए हुए हैं। यानी कि आज मैंने वेरीफाई करा है, कल सुबह उसके अकाउंट के अंदर पैसा पूरा वापस आ गया, रिफंड इनकम टैक्स का जो भी बनता था उसका एक्चुअल में। तो चेक कर लीजिए। अगर TDS नहीं दिख रहा तो क्या करें, मैंने एक वीडियो बना रखी है 26 AS और TDS वाली। तो क्या करिए आप उस बेस पे जिसने आपका टैक्स काटा है आप उसका 10 नंबर मांग के उसको अपनी ITR में क्लेम कर लीजिए। फिलहाल आपका रिफंड बनता है तो ठीक है,
क्या होगा जब वो अपडेट करेगा आपका भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। उसके चक्कर में उसने मेरा टैक्स नहीं दिखाया, ऐसा ना हो कि आप भी अपनी आईटीआर ना भरें या उसको क्लेम ना करें। सरकारी नौकरी वालों के केस में बहुत होता है ये कि भैया टीडीएस दिख नहीं रहा, स्पेशली मार्च का। वो रिटर्न लेट भर रहा है, वो भर रहा है भैया मार्च की रिटर्न जुलाई अगस्त में, आप रिटर्न भर रहे हो जून में, तो दिख ही नहीं रहा है। तो आप उसको एडवांस के अंदर क्लेम कर लीजिए। 10 नंबर मांगेगा, अमाउंट मांगेगा, वो मांगेगा। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी थी मार्च की, नहीं दिखी, और उसके बाद 10,000 का टीडीएस था। आप 1 लाख लिख दीजिए, टीडीएस 10,000, साथ में 10 नंबर डाल के अपनी आईटीआर को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही वो जमा कराएगा आपका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बता चुका आपको मैं। एक कंपटीशन इनकम दोस्तों क्या होता है, अगर मेरा सिर्फ फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 एक तरह से कंपटीशन ऑफ इनकम ही है, जिसमें पता चलता है कि मेरी इतनी सैलरी है, इतनी डिडक्शन है, इतना टैक्स बन रहा है, उतना टीडीएस कर चुका है, यानी कि मेरा हिसाब किताब पूरा बराबर हो गया। लेकिन अगर मेरे 2 फॉर्म 16 हैं, मेरी एफडी की भी इनकम है, मेरी सेविंग की भी इनकम है और एचआरए भी कैलकुलेट करना है, तो एक सेल्फ कंपटीशन ऑफ इनकम जरूर बनाइए। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि कंपटीशन इनकम कैसे बनानी है, इसका फॉर्मेट मेरे से ले लीजिएगा। होगा क्या, जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट कंपटीशन कर लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा आईटीआर भरने में, या सी से भरवा रहे हैं, या जब आप सी से भरवा रहे हैं तो एक बार उससे कंपटीशन इनकम मंगवा लीजिए कि सर ये मैंने आपको फैक्ट बताए थे, कागज पे लिख के दिया हुआ है, आप मेरे कंपटीशन इनकम बना दीजिए, एक बार मुझे मेल करके वेरीफाई करा लीजिए, जब मैं ओके कर दूं उसके बेस पे ही आईटीआर भरिएगा। छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन प्रैक्टिकली बड़े काम आते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल काम करते हैं दोस्तों तभी स्मार्ट वर्क कहलाया जाता है। वरना कहानी तो चली जा रही है, दुनिया चली रही है, ऐसी बात नहीं। आईटीआर पहले भी आप भर रहे थे, आगे भरोगे, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क पहले करना है। एचआरए की एग्जम्पशन, आपने रेंट एग्रीमेंट भी दिया, रेंट स्लिप भी दी, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने एचआरए को नहीं लिया, उसने बोला मैं नहीं लूंगा यार, ये हमारे पॉलिसी के हिसाब से हम नहीं ले पाएंगे। आप आईटीआर भरते वक्त उसको क्लेम कर सकते हो, लेकिन आईटीआर में नहीं, आईटीआर 2 में क्लेम करोगे। कई लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं, 10 लाख की सैलरी थी, 1 लाख का एचआरए था, एक काम कर नेट सैलरी 9 लाख दिखा दे, यानी कि फॉर्म 16 जो आया हुआ है वो तो 10 लाख का आया हुआ है, लेकिन मैं आईटीआर भरते वक्त अपने एचआरए में 9 लाख कर देता हूं, नेट सैलरी में 10 लाख माइनस 1 लाख एचआरए 9 लाख कर दो ताकि रिफंड आ जाए। दोस्तों आपको आईटीआर 2 भरना है। आईटीआर 2 में आप दिखाओगे मेरा 8 लाख की सैलरी है, 2 लाख का उसमें एचआरए था, 1 लाख का एग्जम्पशन हुआ, यहाँ पे नेट बैठा मेरे 1 लाख, 8 और 1 9 लाख, तो 9 लाख का मेरा टैक्स पे इसके ऊपर टैक्स निकलेगा। इस तरीके से ब्रेकअप करना है। लेकिन आपकी जो ग्रोस सैलरी दिखाई देगी आईटीआर 2 में भी, वो आपको 10 लाख ही दिखानी पड़ेगी। कभी भी नेट ऑफ नहीं करना। इतने सारे केस पिछले साल मैंने कराए हैं, जिन लोगों ने ये गलती करी है, नेट ऑफ दिखा दिया उसको। अरे भाई नेट ऑफ क्यों दिखा रहे हो आप उसको। एग्जाम्पशन दोस्तों, कोई भी आपकी एग्जाम्पशन है, आपको लगता है मैंने एटीसी था 31 मार्च को दिया था, 31 मार्च को मेरे एम्प्लॉयर ने लिया ही नहीं है क्योंकि वो दिसंबर की डेडलाइन थी, तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन 100% जेन्युइन होनी चाहिए। एक स्कैम चला है दोस्तों पूरी इंडिया में सैलरी वालों के लिए। क्या करते हैं, 200 रुपए लेते हैं आईटीआर भरने के और आपसे कहेंगे आपके रिफंड का 10% लेंगे। उल्टी सीधे क्लेम डाल देते हैं, कभी होम लोन का क्लेम डाल दिया, कभी एटीडी का, कभी एटीसी का, कभी एटीजी का, बड़ा के आपको रिफंड दिला देते हैं और आप खुशी हो जाते हो कि यार पिछले साल भी रिफंड आया था, कुछ नहीं हुआ, इस साल भी रिफंड आएगा, कुछ नहीं होगा। दोस्तों 4-5 साल बाद नोटिस आएंगे, बहुत सारे नोटिस आते हैं इन चीजों के ऊपर, और ये स्कैम है। जरा से लालच में पढ़ के कुछ भी नहीं होगा। जिसने आपको रिफंड दिला दिया फेक, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि रिफंड आपने लिया है, आपने आईटीआर को वेरीफाई किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है। पेनल्टी, इंटरेस्ट और प्रोसिक्यूशन, जेल 100% पक्की है। अगर किसी ने गलत डिडक्शन दिखा के बिना डॉक्यूमेंट्स के रिफंड क्लेम करा तो जेन्युइन चीज दिखाइए, ऐसा मत करिए। एक है डोनेशन दोस्तों, जब भी आप डोनेशन करते हैं कभी भी एम्प्लॉयर जो होता है वो फॉर्म 16 में उसको नहीं लेता है, तो आप डोनेशन की रिसिप्ट होती है, उसमें पैन नंबर है, किसको दिया है, 100% वाली है या 50% वाली है, उसके अंदर लिखा होता है। तो डोनेशन जब भी दें उससे रिसिप्ट ले लें और उसको अपनी आईटीआर के अंदर क्लेम कर लें, तभी आपका रिफंड आएगा। अगर 2 फॉर्म 16 है दोस्तों, मैं बता चुका हूं, जब आपके पास 2 फॉर्म 16 होंगे तो आप आईटीआर 1 नहीं भरेंगे। ऐसा नहीं है एक जगह 5 लाख सैलरी आई, एक जगह 5 लाख आई, आईटीआर 1 भर देते हैं, 10 लाख रुपए की बात खत्म। 2 एम्प्लॉय के केस में आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा, आईटीआर 2, आईटीआर 3 भर सकते हैं आपके इनकम के हिसाब से। उसमें दोनों एम्प्लॉयर का नाम, उनका एड्रेस, वहां से जो मिली सैलरी वो दिखा के ही आप फॉर्म को प्रोसेस करेंगे। लीगली एक फॉर्म भरना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और साथ में यहाँ पे दोस्तों क्या करिएगा, जब भी 2 फॉर्म 16 हो, आप अपनी एक
सेल्फ कंप्यूटेशन जो मैंने पहले बताया है जरूर बनाइएगा। होता क्या है, एक फॉर्म 16 मैंने वहाँ काम करा 6 महीने, वहाँ पे मैंने 1.5 लाख की सेविंग ले ली, टैक्स बच गया मेरा। एक जगह फ्री जॉब करी, वहाँ पे फिर मैंने 1.5 लाख की सेविंग ले ली, 80C के अंदर 80D में मैंने वहाँ पे माइनस करा लिया। लेकिन जब मैं ITR भरता हूँ तो होता क्या है, मेरा टैक्स पेबल आएगा। भाई ओवरऑल तो क्या होगा, 1.5 लाख मैंने यहाँ ली, 1.5 लाख यहाँ ली, लेकिन जब मैं मर्ज करूंगा पूरे साल की ITR भरूंगा तो अपनी मैं इनकम दिखाऊंगा टोटल, नीचे दिखाऊंगा 80C 1.5 लाख, टोटल तो 1.5 लाख ही मिलेगा ना। तो आप अपनी कंप्यूटेशन बनाइए और आपको उस केस में टैक्स पेबल भी बनेगा। तो कोशिश करिएगा जब भी आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो पिछले एम्प्लॉयर की सैलरी अगले एम्प्लॉयर को जरूर बता दें, ताकि टैक्स कैलकुलेट करने में नया वाला जो एम्प्लॉयर है पूरा टैक्स कैलकुलेट कर ले, आपको खुद टैक्स ना पे करना पड़े, साथ में ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, भगवान जाने क्या क्या सरकार मांगना चाहती है आपसे। थोड़ा सा एक चीज है दोस्तों बहुत ही पर्टिकुलर, फॉर्म 16 और मेरी ITR। सरकारी नौकरी वाले सबसे ज्यादा ये गलती करते हैं कि मेरे पास फॉर्म 16 आ गया सर, 10 लाख की सैलरी थी, मेरा टैक्स बनना था 1 लाख का, 10 लाख की सैलरी आ रही है, 1 लाख का टैक्स बनता था, 1 लाख का टैक्स सरकार ने काट के जमा भी करा दिया, मैं ITR क्यों भरूंगा। दोस्तों बहुत बड़ी गलती करते हैं, गलती कभी नहीं करनी चाहिए। फॉर्म 16 सिर्फ एक प्रूफ है एम्प्लॉयर का कि मैंने आपको इतनी सैलरी दी है, आपका इतना टैक्स काटा है, ये रहा उसका प्रूफ। कोई भी हम प्रूफ देते हैं, भाई पैसा काट रहा है प्रूफ तो देगा। लेकिन ITR में हम सरकार को बताते हैं कि मैंने पूरे साल में क्या कमाया। हो सकता है आपकी FD की इनकम भी हो, आपकी इंटरेस्ट की इनकम भी हो, आपका शेयर से मार्केट से भी पैसा हो, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, मेरा लॉस प्रॉपर्टी हो या मेरे कहीं से और फ्रीलांसर इनकम भी आ रही हो, वो चीज़ें भी आपको डालनी होती हैं। तो सिर्फ फॉर्म 16 है, टैक्स कट चुका है, इसका मतलब ये नहीं है आपने ITR भर दी है, आपको ITR तब भी भरनी है, ध्यान रखना है। और दोस्तों थोड़ी चीज एरियर, फॉर्म 10E, कई बार लोगों को एरियर मिलता है, ITR 1 में लिखा होता है, लेकिन पैसे बचाने हैं, ऑनलाइन चेक कर लेना है, फटाफट ITR भर देनी है, पता ही नहीं मेरे को। अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरा 2000 का भी टैक्स बच जाता है या रिफंड आ जाता है एरियर की वजह से, तो क्या बुराई है, मुझे नॉलेज तो लेनी है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपको पिछले सालों का एरियर मिला है, स्पेशली सरकारी नौकरी वालों को, तो अपना एक फॉर्म 10E फाइल करवाइए और उसके बाद ही ITR 1 को भरिए, ताकि आपका रिफंड आ जाए। फॉर्म 10E में कैलकुलेशन होती है कि भैया पिछले 5 सालों में क्या क्या टैक्स स्लैब थे, आपको एरियर कितना मिला, कितना टैक्स बचता है, उस बेस पे आपको रिफंड मिल जाता है। कोई भी फाल्स रिफंड मत करना दोस्तों, स्कैम है, इसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गलत तरीके से, किसी भी तरीके से 5% 10% के लालच में अपना इनकम टैक्स का रिफंड ITR 1 का कभी भी नहीं लेना है। इनकम टैक्स का रिफंड आपको समझ में आ गया, मेरे लिए ITR 1 है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे कर लिए हैं, फिर आप भरेंगे ITR 1, जिसकी वीडियो मैंने बता चुका हूँ कि मैं बना रहा हूँ उसके ऊपर, और अपलोड भी कर चुका हूँ, आप उसे देख के अपनी ITR 1 भर चुके हो। उसके बाद दोस्तों ITR वेरिफिकेशन का काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, मैं आधार OTP से वेरीफाई कर दिया, मेरे पास मैसेज भी आ गया और क्लाइंट के पास ईमेल ID भी चली गई कि आपका ITR वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। मैं भी आराम से बैठ गया, वो भी आराम से बैठ गया, लेकिन 4 महीने बाद पता चला कि यार वो वेरिफिकेशन उदय से हुआ ही नहीं है। तो जब तक आपके पास ITR एक्नॉलेजमेंट की कॉपी ना आ जाए और उसके नीचे ये ना लिखा हुआ हो कि ITR वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, नो नीड टू सेंड CPC बेंगलोर, रेड कलर का बड़ा बड़ा लिखा होता है, जब तक वो वेरीफाई ना हो जाए मैसेज पे यकीन मत करना। कई बार आधार सेंटर गलती कर देता है, वेरिफिकेशन को ओके तो कर देता है उस समय, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर देता है या उसको ट्रेस नहीं कर पाता, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। तो बहुत केसों में, ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा अगर 100 केस है तो 100 को इसमें से 1 या 2 केस में ऐसा भी हो जाता है कि वेरिफिकेशन के बाद वो उसको वेरीफाई नहीं करता है। अब दोस्तों एग्रीमेंट आपके पास आ गई, फिर आएगी आपके पास इंटीमेशन। अब इंटीमेशन आती कब है, सैलरी के केस में 3 दिन 4 दिन 5 दिन, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, कुछ आपने एडिशनल फालतू चीज नहीं डाली, 26A में TDS भी दिख रहा था, तो झटपट प्रोसेसिंग स्कीम है जो 3 से 4 दिन के अंदर आपका रिफंड देती है। आपके पास इंटीमेशन आएगी मेल पे, तो चेक कर लीजिएगा कि ITR भरते वक्त आप किसकी ईमेल ID डाल रहे हो, मैंने बताया था ना। इस इंटीमेशन से आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरी जो ITR है, मैंने सैलरी दिखाई थी 10 लाख की, HRA दिखाया था 1 लाख का, मेरा रिफंड बनना था 20,000 का। क्या इसी बेस पे 2 कॉलम बने होते हैं, एज पर ITR, एज पर डिपार्टमेंट। अब वो डिपार्टमेंट कहेगा मेरी सैलरी भी 10 लाख है, मेरे हिसाब से 1 लाख का आपका HRA है, 20,000 का आपका रिफंड बनता था, यानी कि 2 कॉलम बन जाएंगे इस तरीके से। इसमें क्या होगा,
इसका मतलब आपने अपनी जो आइटम में दिखाया वही चीज डिपार्टमेंट कह रहा है, और 20,000 का रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा 2-3 दिन में इंटीमेशन के बाद। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आपका टास्क जो होगा वो खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका आइटम वन आपने जब शुरू करी थी और खत्म जब करी थी, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, 100-200 रुपये जो लोग जाते हैं सरकारी नौकरी वालों के पास ऑफिस में, 200-200 रुपये लिए आइटम भर दी, कभी भी उनसे आइटम नहीं भरवाना, गलत रिफंड क्लेम नहीं करना है, अपना आप आइटम भर सकते हैं। या साल में कितनी बार आइटम भरनी पड़ती है, एक ही बार तो। अगर 1,000-1,500 रुपये देख के हम किसी को आइटम भर दें, उससे 4 चीज़ें पूछ भी लें और मेरे पास एक सीए हो जाएगा पूरे साल के लिए, तो क्या बुराई है भैया। एक साल में एक आइटम भरवाऊंगा, बीच में कभी जरूरत पड़ी तो पूछ लिया। जैसे मेरे से लोग क्या करते हैं, 2,500-3 हज़ार आइटम भरता हूँ मैं इंडिविजुअल्स की, तो उनका मैं सीए तो हूँ, कभी प्रॉपर्टी लेते हैं तो पूछ लेते हैं, कोई इशू आता है तो पूछ लेते हैं। 1,500 रुपये की फीस तो है, लेकिन पूरे साल का आराम भी तो है। तो अब इस चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। आशा करता हूँ दोस्तों आज आपके जितने भी पॉइंट आइटम वन को लेके होंगे सारे सोल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। साथ में ऑनलाइन फॉर्म आइटम वन कैसे भरते हैं मेरी वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और दोस्तों इस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके मैं हमेशा वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और दोस्तों जितना हो सके आप अपने सर्कल में जो सैलरी वाले हैं उनके बीच में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार उसकी गलतियां कर देते हैं, शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं, गलत रिफंड ले लेते हैं। तो उनको नॉलेज मिलेगी, सही तरीके से अपने रिफंड को ले लेंगे और इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग से भी बच जाएंगे। जल्दी मिलूंगा एक अच्छी सी वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।